हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुए एडिशनल प्रैक्टिस पेपर की, राइट। और वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये सीबीएसई की तरफ से ये एडिशनल प्रैक्टिस पेपर क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे से हो जाए और आप क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन को स्ट्रेटेजीज को समझ पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बीच में क्विट मत कीजिएगा प्लीज। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोट। मोटिवेशन कोट क्या कहता है? कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले थे एक मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, राइट। तो जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर दिस? ठीक है, अगर रेडी हैं तो आप मुझे थम्स अप या फिर फायर इमोजीज शो कर सकते हैं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि अब अनीता मैम की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस पेपर हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का कोड है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर होता है ये उसका कोड है। और क्लास 12th जो है आपकी क्लास है और 2023-24 में ये प्रैक्टिस पेपर रिलीज किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो सबसे पहले जब जैसे हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं फर्स्ट पेज पर, हमें उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। वी शुड रीड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस जनरल इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो क्वेश्चन पेपर में आपको जो है 5 सेक्शंस दिए जाएंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। टोटल इसमें 34 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपल्सरी होंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, अभी दिमाग में भी चल रहा होगा कि मैम जो और वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्या हमें उनको भी करना है? नहीं बच्चे, उनमें से चाहे आप तो फर्स्ट वाला कीजिए चाहे वो सेकंड वाला कीजिए, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जो और वाले क्वेश्चन हैं उनमें से आपको जो अच्छी तरीके से आता है या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कीजिए। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज दिए होंगे, ठीक है। 21 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज दिए होंगे 1 से लेकर 21 तक, और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क। सेक्शन बी में 22 से 27 नंबर तक ये आपके क्वेश्चंस दिए होंगे और ये होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 3 मार्क्स को। नेक्स्ट पर सेक्शन सी पे बात करते हैं हम। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो 28, 29 और 30 तीन क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें और वाला ऑप्शन होगा, तो आपको क्या करना है? तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं और हर क्वेश्चन कैरी करेगा कितने? 8 मार्क्स से। साथ साथ में आप वर्ड लिमिट्स भी देखते जाइए। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट देख रहे हैं तो 60 से 80 के बीच में होने चाहिए आपकी वर्ड लिमिट, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो 300 से 350 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट करते हैं सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे 31, 32, 33, ठीक है। तीन क्वेश्चंस आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चंस आर द ऑफ द 4 मार्क्स। तो ये जो है तीनों क्वेश्चंस कैरी करेंगे क्या? 4 मार्क्स को, ठीक है। टोटल ये आपका 12 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन ई में आपसे 34 क्वेश्चन में मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मैप के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा वो कैरी करेगा आपका 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से समझने के बाद में फिर क्या करते हैं? हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने सही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए इसका मतलब आपके 21 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं, डन डनाटे डन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज कर रहा है, इसका मतलब ये कि आपको इमेजिन करना है ना। आपको एक सिचुएशन दी जा रही है, उस सिचुएशन को देखो। सीबीएसई ने जो है इस बार पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा सीबीएसई, है ना। तो अब आपको रोड मेथड फॉलो नहीं करना है, तो यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है कि किस तरह से आपको एक सिचुएशन दी जाती है तो कौन बच्चा किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज कि ललित है एक बच्चा ना, तो ललित इज वन ऑफ द, ठीक है, ललित इज वन ऑफ द की लीडर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ललित जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का की लीडर है ना। की लीडर का समझते हो, मतलब मेन लीडर, ठीक है। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था? तो ये डेट भी याद रख लो, मतलब ईयर भी 1922 के बीच में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। अ टेम्पररी सेटबैक हैज अकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सम अदर लीडर्स बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो उसमें क्या किया? उनके साथ में जो लीडर थे उनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया और उनको जेल में डाल दिया।
अब इस सिचुएशन में एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ द गांधीजीज फिलॉसफी, तो गांधीजीज की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द बेस्ट वे, तो उनके अकॉर्डिंग या उनकी सोच के आधार पर उस ललित को, मतलब ललित को सोचते हुए बताना है कि आगे उसको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ना 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो उन 4 सिचुएशन में दी बेस्ट सिचुएशन क्या होनी चाहिए वो आपको बतानी है, ठीक है। सो व्हाट इज द वे टू ललित कीप द मूवमेंट अलाइव द लीडर्स एब्सेंट, तो लीडर की एब्सेंस में ललित को किस तरह से वो मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करना है ना। तो ये आपको सिचुएशन दे दी है, राइट, सिचुएशन दे दी है। अब इस सिचुएशन में फर्स्ट जो ऑप्शन है बताया गया है कि अपॉइंटेड द अंतरिम लीडर्स, अंतरिम लीडर का मतलब होता है टेम्पररी बेस पर, है ना, बाकी दूसरे जो लीडर्स होते हैं उनके साथ में मिलकर के काम करना और इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ये जो प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है गवर्नमेंट के खिलाफ में, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब यही हो गया ना कि असहयोग आंदोलन, तो प्रोटेस्ट के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सॉरी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इनिशिएट द वायलेंट एक्शन, या फिर एक और सिचुएशन दी हुई है कि क्या ललित को जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो वायलेंट एक्शन करने चाहिए, मतलब हिंसात्मक जो है बातें करनी, हिंसात्मक जो भी घटनाएं होती हैं या जिसमें मार पीट ज्यादा होती है, जिसमें खून खराबा होता है, इस तरह की हिंसात्मक घटना बातें करनी चाहिए गवर्नमेंट के सामने, ताकि वो हमारे लीडर्स को जल्दी से छोड़ दें, रिलीज कर दें। डिसबैंड द मूवमेंट, या फिर मूवमेंट को ही डिसबैंड कर दें, मतलब खत्म कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है और इनकरेज द पीसफुल बॉयकॉट, या फिर लोगों के साथ मिलकर पीसफुली यानी कि शांति से क्या कर सकते हैं, वो बॉयकॉट कर सकते हैं। बॉयकॉट का मतलब होता है कि जैसे जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो सभी लोगों ने क्या किया, विदेशी सामान निकाल कर अपने घरों से, अपने शॉप से उसका पिरामिड बना करके उसको आग लगा दी गई। जैसे जो स्टूडेंट वगैरह थे तो उन्होंने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था, लीगल एक्टिविटीज लॉयर्स ने बंद कर दी थी। तो जो मतलब जो उनकी सहायता ना कर सके उस वाले काम को उन्होंने क्या किया, उसको बॉयकॉट कहा जाता है। तो एनकरेज द पीसफुल बॉयकॉट पब्लिक गैदरिंग अंटिल द लीडर आर रिलीज, तो इस तरीके से पीसफुल बॉयकॉट करना चाहिए जब तक कि उनके लीडर्स जो हैं वो रिलीज ना हो जाएं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको इसका द बेस्ट आंसर कौन सा लगता है, द बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, आई थिंक तो अपॉइंट द अंतरिम लीडर्स टू टेक द चार्ज, तो कुछ उनको अंतरिम लीडर्स जो है वो अपॉइंट कर लेने चाहिए और उनको चार्ज देना चाहिए। एंड द कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेशन, तो दूसरे लीडर्स के साथ में मिलकर के इसको कंटिन्यू करना चाहिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखना चाहिए। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो ये आपका एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पहले अच्छे से रीड आउट करना है। अगर तो दोनों सिचुएशन, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, ठीक है, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है, तो इस सिचुएशन में आंसर आ जाएगा ए। अगर ये दोनों एक दूसरे से, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में आ जाएगा बी, ठीक है। और अगर ये क्या कहता है, A is true, R is false, लेकिन पहले देखो ऐसे होता था कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसकी R की करेक्ट एक्सप्रेशन ये है, तो पहले ये जो ऊपर के A और B पार्ट है पहले इनको नीचे कर दिया जाता था। तो देखो किस तरह से चेंजेस धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ करके बताना है कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, देयर आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो द मार्क एसर्शन, एसर्शन को ए बोला गया है एंड द रीजन को आर बोला गया। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एसर्शन कहता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया वाज अ स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग विद नो क्लियर लीडरशिप और द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी। तो ये जो है ये क्यों इतना फेल हो गया था, क्योंकि इसका कोई मतलब एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था, एक क्लियर हम क्या करेंगे लीडरशिप नहीं थी, ना ही इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया गया था। अगर ऐसा होता कि प्लान करके सारी चीजों को किया जाता तो ये अच्छे से सक्सेस हो सकता था, राइट। तो नेक्स्ट रीजन क्या कहता है, द पार्टिसिपेंट, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जो भी लोग, केम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई फार्मर था, कोई मर्चेंट था, कोई बिजनेसमैन था, कोई कुछ था, है ना। तो अलग अलग लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। एंड द रीजन एंड द लैक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये क्या हो गया, ये फेल हो जाता है। तो किसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों को सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है।
ठीक है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट ए और आर इज करेक्ट एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है ना? और दोनों स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है किस तरह से उसको सरप्राइज कर दिया या फेल हो गया, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्या कहता है कि द सातवाहन डायनेस्टी वॉज, तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सातवाहन डायनेस्टी वॉज करेक्टराइज्ड बाय इट्स पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड द आर्किटेक्चर एंड द कमिशनिंग ऑफ द ग्रैंड स्ट्रक्चर्स दैट रिफ्लेक्टेड देयर रिलीजियस डिवोशन एंड द आर्टिस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके की आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं। तो आपको बताना है कि सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर थे वो आर्ट को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया करते थे, उनको संरक्षण दिया करते थे, कला का एक तरह से उनको पता थी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको बताना है सातवाहन डायनेस्टी से इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टाइल, तो इनमें से कौन सा वो आर्किटेक्चर स्टाइल है वाज प्रीडोमिनेटली एसोसिएटेड विद द सातवाहन डायनेस्टी। तो ये हो गया आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। आपको बताना है सातवाहन डायनेस्टी का इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा तो वो आपको बताना है। राइट, सो आंसर विल बी तो आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये स्तूपा तो देखो था नहीं, ठीक है, ये स्तूपा नहीं था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, देयर आर द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो 2 स्टेटमेंट जो है नीचे दी गई है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गए, तो स्टेटमेंट एक्स क्या कहती है? वर्ण सिस्टम हैज एक्चुअली बीन द सब्जेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। अब ये क्या कहता है? वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बनाए गए थे ना, तो उसमें बताया गया कि वर्ण सिस्टम हैज यूजुअली बीन अ सब्जेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू द रिजिड एंड द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही जाता था, शूद्रों के साथ तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा किया जाता था, उनको अलग रखा जाता था, गांव के अंदर एंटर नहीं कर दिया जाता था। तो इस तरीके से जो रिच लोग होते थे वो पुअर लोगों के साथ में, पुअर पीपल के साथ में बहुत ज्यादा उन पर डोमिनेट हुआ करते थे। पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, जो दो नीची कास्ट से लोग थे, ऑफन फेस द इकोनॉमिक लिमिटेशंस। तो उनको जो है वो एक इकोनॉमी जो उनकी लिमिटेशंस थी उनको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती थी, मेकिंग देम द susceptible to the exploitation and being the trapped in the poverty। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कारण भी माना गया है कि इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पुअर्टी में अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहे थे। राइट, सो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके क्या है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक्स इज कॉन्ट्राडिक्ट वाई। ठीक है, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ x। तो सेम ऐसे जैसे आपने ये असर्शन रीजनिंग किया, x एंड y आर अनरिलेटेड, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। y इज अ कंसीक्वेंसेस ऑफ a। अब कंसीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ठीक है, तो y जो है वो x का रिजल्ट है। ठीक है, y जो है वो x का रिजल्ट है। ये कहता है x इज कॉन्ट्राडिक्टिंग y, तो x जो है वो y का कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स है मतलब उसको एक गलत साबित करने वाला होता है। y इज अ सॉल्यूशन ऑफ x, तो ये जो y है ये x का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपको सिचुएशन दी हुई है, सेम ऐसे ही है जैसे एसोसिएशन रीजनिंग दिया हुआ है, लेकिन आप देखो ना किस तरह से आपसे इस बार सीबीएसई क्वेश्चंस पूछा करेगा, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीबीएसई आपको किस तरह से क्वेश्चंस दे सकती है, तो आपको हर सिचुएशंस के लिए अपने आप को रेडी रखना होगा। सो आंसर विल बी y इज अ कंसीक्वेंसेस ऑफ x। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अब ये जो y है मतलब y को आपको पहले रीड करना है, तो ये जो y है ये x का करेक्ट क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या कह रहा है? वर्ण सिस्टम यूजुअली हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी एंड द क्रिटिसिज्म ड्यू टू द रिजिड एंड द, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया था ना, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, लोग उसको नापसंद किया करते थे। क्यों ऐसा होता है? सभी लोग तो इक्वल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये जो y जो स्टेटमेंट है ये x की करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द बौद्धिज्म
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो बौद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से आपको सोचकर बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। एक होता है पी, ठीक है, पी स्टेटमेंट कहते हैं कि बुद्धिस्ट रिटर्न द टेक्स्ट लिमिट देमसेल्फ टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा। अब ये क्या करेंगे, बुद्धिस्ट जो लोग होते थे जिन्होंने बौद्धिज्म को अपना लिया था, रिटर्न द टेक्स्ट, उन्होंने टेक्स्ट को मतलब जो उन्होंने बुक वगैरह लिखी, लिमिट देमसेल्फ, अपने आप को मतलब एक लिमिट करके रखा कि उन्होंने जो भी गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन्होंने उनको बुक में लिखा, ठीक है। हालांकि गौतम बुद्ध के बाद ही उनकी जो टीचिंग्स को कंपाइल किया गया था, है ना, तो उन्होंने इन बुक्स को लिखा, ठीक है। तो त्रिपिटक जिसको बोलते हैं ना, तो कौन कौन से आपके हो गया, सुत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम पिटक हो गया, तो 3 पिटक्स लिखे थे। तो सुत पिटक जो है वो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का, इसमें शिक्षाओं का वर्णन है, किसमें, सुत पिटक में, ठीक है। ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, ठीक है। तो गौतम बुद्धा डिस्कोर्स वर अटेंडेड बाय द women एंड द चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो थे, डिस्कोर्सेस वर अटेंडेड बाय द women एंड चिल्ड्रन, तो उसको women और चिल्ड्रन भी अटेंड किया करते थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज द दीप वंश ऑरिजिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ बौद्धिज्म स्प्रेडिंग अब्रॉड। तो ये जो इसकी बौद्धिस्ट टेक्स्ट जो था जिसका नाम था दीप वंश, ठीक है, जिसकी जो रचना थी वो कहाँ पे की गई थी, वो श्रीलंका में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, श्रीलंका में इसको लिखा गया था, किसको, दीप वंश को, ठीक है। ये बुद्धिस्ट की बुक होती है बच्चे, और ऑरिजिनेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ द बौद्धिज्म, तो ये बौद्धिज्म से ही रिलेटेड है। और इसको क्यों लिखा गया था, ताकि अब्रॉड में, विदेशों में बौद्धिज्म को फैलाया जा सके, राइट। तो ये इस तरह के आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा, राइट। करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा, तो जल्दी जल्दी से मुझे फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ओनली क्यू और आर राइट, ठीक है। अब ये क्यू और आर कैसे राइट होगा, बुद्धिस्ट रिटन द टेक्स्ट लिमिट देमसेल्फ, क्या उन्होंने अपने आप को लिमिट किया हुआ था, अपने आप को, मतलब एक तरह से वो अपनी बातों को गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के साथ में नहीं ऐड किया कर सकते थे, जबकि समझाने के लिए एग्जाम्पल्स भी तो जरूरी है ना। गौतम बुद्ध ने कहा कि सेल्फ एफर्ट करने चाहिए, अब सेल्फ एफर्ट्स को समझाने के लिए उसमें एग्जाम्पल्स भी तो ऐड करेंगे ना। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी गलत, और दोनों जो है वो स्टेटमेंट ये हो जाएंगी सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड ट्रेड कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड एज वेल। तो ये सोर्स जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड ट्रेड द कॉन्टेक्ट्स विद द तो डिस्टेंट लैंड एज वेल। तो ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ना सिर्फ इंडिया के लोकल एरिया में, बल्कि इंडिया से बाहर यानी कि विदेशों के साथ में भी हड़प्पा के लोगों के ट्रेडिंग रिलेशन थे, ये कह रहा है। सो इन दिस रिस्पेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है बताना है। ट्रेड कॉन्टेक्ट्स वर द डिसेबल्ड विद द मेडिटेरेनियन रीजन थ्रू द सुइज कैनाल, ठीक है। तो सुइज कैनाल्स के को यूज करते हुए वो लोग बाकी के दूसरे देशों के साथ में ट्रेड किया करते थे। मेटल करेंसी वाज प्राइमरली मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज विद द डिस्टेंट लैंड। तो मेटल करेंसी, तो मेटल की करेंसी यूज किया करते थे, अगर किसी दूसरे देश के साथ में ट्रेड करना होता तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, तो करेंसी होती थी, वो भी मेटल की होती थी, राइट। दूसरा कहा गया है कि टेक्स्ट फ्रॉम द मेसोपोटामियन मेंशन द हड़प्पन लिंक्स विद द मॉडर्न डे बरेन, ठीक है। तो वो एक मेसोपोटामिया की टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों का ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो मेसोपोटामिया के साथ भी था। मोस्ट हड़प्पन क्रॉप्स वर ऑब्टेन दो थ्रो ट्रेड विद द डिस्टेंट लैंड। अब ये जो मोस्ट ऑफ द ये होता था, क्रॉप होती थी किसकी, हड़प्पा के लोगों की, जो क्रॉपिंग किया करते थे, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन क्रॉप्स वर ऑब्टेन थ्रू द ट्रेड विद द डिस्टेंट लैंड। तो ये बाकी के जैसे ग्रेन हो गया, कोई भी हो गया, अनाज हो गया, तो बाकी के दूसरों के साथ में इस तरह से ट्रेडिंग रिलेशन जो थे वो अनाज के बेस पर ही हुआ करते थे। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि टेक्स्ट फ्रॉम द मेसोपोटामिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी कैसे होगा, क्योंकि हमें मेसोपोटामिया की एक डिटेबल टेक्स्ट से ये पता चलता है कि उनका जो मॉडर्न बरेन है, तो वो बरेन जो है वो
मेसोपोटामिया की जो सील मिली हमें वो हड़प्पा की सिविलाइजेशन से मिली, मतलब हड़प्पा के लोगों के पास मिली, और हड़प्पन लोगों की सील जो है वो मेसोपोटामिया में जाकर मिली। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करते थे। बाकी की तीनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिस्कवर्ड द 900-year-old बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द Hazaribagh, Jharkhand, and an ancient Buddhist shrine buried under a similar mound barely 100 मीटर अवे। सोर्स लिया गया है आपके इंडियन एक्सप्रेस, डेटेड, और ये लिया गया है 26 फैब को 2021 से। ठीक है, तो फाइंड द एप्रोप्रिएट। अब ये देखो यहाँ पर एक ये ऑथेंटिसिटी आपको इसलिए बताई गई है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, बस वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। फाइंड द एप्रोप्रिएट स्टेप दैट शुड have been taken in the process of the finding this historical places। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड था, तो ये जो हमारे ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने डिस्कवर किया 900 ईयर ओल्ड, 900 साल पुराना, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हजारी, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को डिस्कवर किया इन्होंने, जो कि कहां पर? हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, उसको डिस्कवर किया कब? 900 साल पहले का था वो। ठीक है, तो एंड एन एंशिएंट बुद्धिस्ट श्राइन, और उसमें बहुत पुरानी बुद्ध की मूर्ति भी थी, ब्यूराइड अंडर अ सिमिलर माउंट। ठीक है, जिसको कि जो स्तूपा वगैरह जैसे बनाया जाता था ना, वहां पर उनके बॉडी रेलिक्स रखे जाते थे गौतम बुद्ध के, तो उन पर स्तूपा बना लिया जाता था। तो ब्यूराइड अंडर अ सिमिलर माउंट बेयरली 100 मीटर्स अवे। ठीक है, और उसी के साथ में जो है हमें 100 मीटर के आसपास में थोड़ी ही दूरी पर एक हमें वहां पर क्या मिला? माउंट मिला। तो आपको बताना है इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। फाइंड द एप्रोप्रिएट स्टेप दैट शुड हैव टेकन इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ हिस्टोरिकल प्लेसेस। एक्सकवेशंस, इंटरप्रिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें यूज की गई? तो पहला आएगा आपका एक्सकवेशंस, यानी कि खुदाई करेगी, इंटरप्रिटेशन उसकी जांच पड़ताल की गई, डॉक्यूमेंटेशन उनको कुछ लिखा हुआ कंटेंट मिला, और प्रिजर्वेशन उसको प्रिजर्व किया गया। नेक्स्ट आता है एक्सकवेशंस, प्रिजर्वेशन। तो इस पूरे काम में पहले क्या चीज उन्होंने करी, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, तो आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो उसको अरेंज करना है, राइट। तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम को, कोई भी सोचो कि आप कोई काम करते हो तो उसको किस तरह से करोगे, तो आपकी जो एक प्रोसेस होना चाहिए काम करने का, तो वो किस तरीके का होगा, राइट। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में बताओगे कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो पहले क्या होगा? एक्सकवेशंस होगा, यानी कि चीजों को मिट्टी से खोदा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, फिर उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाएगी, और फिर उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो सिंपल था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले एक्सकवेशन किया गया फिर उसको प्रिजर्व किया गया। भाई खुदाई के दौरान उसको जैसे ही प्रिजर्व थोड़ी ना करेंगे, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, कितना पुराना है ये, कब का है, किसने किया था, वो सारी चीजें की जाएगी। जो इसका प्रोसेस होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। गिवन बिलो द सम हड़प्पन साइट्स। ठीक है, तो आपको हड़प्पा साइट्स दी गई हैं, वह आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन करेक्टली मैच विद देयर प्रेजेंट डे स्टेट। तो आपको आज के अकॉर्डिंग बताना है कि प्रेजेंट डे में जो है वो किससे एक करेक्ट मैच है, राइट। बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में है ए एंड बी, बी सी, और सी एंड डी, या फिर डी एंड ए। तो हम देख लेते हैं राखीगढ़ी कहाँ पर है। राखीगढ़ी कहाँ है? वो तो हरियाणा में है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नहीं, ये तो राजस्थान में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में, तो ये आंसर बिल्कुल सही। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। बनावली हरियाणा में, तो बनावली भी तो ठीक है ना। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इब्न बतूता। इब्न बतूता के रिस्पेक्टिव में आपको ये सही से बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो his travel in India was free of theft and the other challenges। ठीक है, तो उसकी जो यात्रा थी, ठीक है, उसकी जो यात्रा थी वो हिज ट्रेवल इन इंडिया, उसकी जो इंडिया के अंदर यात्रा थी, वॉज फ्री ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो वो बिना किसी चैलेंजेस के बिल्कुल स्मूथली वो आया, और सारी चीजों को इजीली उसने सब कुछ अचीव करके और फिर वापस वो अपने
कंट्री में वापस चला गया। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता बॉर्न इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में बॉर्न हुआ था। ही रोट द एक्सटेंसिव वर्क इन द पर्शियन, और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में काफी काम भी किया। ठीक है। His work give the great insight about the how the Mughal Empire ruled in India। और उनकी ये जो एक उनका जो काम बताता है, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, किसमें? रिहला बुक में। तो इनकी इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? इसकी बुक का नाम है रिहला। ठीक है, इसकी बुक का नाम क्या है? रिहला। तो रिहला में उसने मुगल एम्पायर के बारे में एक डिटेल जानकारी दी है। फ्यूचर ट्रैवलर रीड द रिहला रिटन बाय हिम गेन इंसाइट अबाउट द इंडिया। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही। फ्यूचर ट्रैवलर्स, ठीक है, फ्यूचर ट्रैवलर्स रेड द, फ्यूचर ट्रैवलर यानी कि जो फ्यूचर में जो आने वाले ट्रैवलर्स हैं, तो वो इब्न बतूता की बुक रिहला से काफी कुछ सीख सकते हैं। रिटन बाय हिम टू गेन इंसाइट अबाउट द इंडिया, कि इंडिया के बारे में एक पर्टिकुलर एक और एक क्लियर जो है इंफॉर्मेशन देना, तो देने के लिए या उसको जानने के लिए हम उसकी बुक को रिहला को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट मूव ऑन कर दे। मोस्ट ऑफ द महाजनपद वर लोकेटेड इन द अराउंड ऑफ द प्लेन। तो बहुत सारे जो मतलब काफी सारे मैक्सिमम जो आपके वो होंगे महाजनपदास होंगे, वो गंगा रिवर और या फिर मतलब प्लेन एरियाज में ज्यादा पाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्राइमरी रीजन फॉर द महाजनपद द फ्लरिश इन दिस एरिया। तो इसी एरिया में फ्लरिश होने का उनका क्या रीजन रहा होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, रिवर गंगा प्रोवाइड एन अबंडेंट सोर्स द फ्रेश वाटर टू द इरिगेशन। तो ये इसका सिंपल सटीक सा आंसर है। ठीक है, अब ये इसका आंसर नहीं होगा कि रिवर गंगा सर्व अ नेचुरल बैरियर व्हिच प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन। तो गंगा रिवर क्या जो बाहर से आउटसाइडर आएंगे अटैक करने के लिए, उनसे क्या करेगी? बचाव करेगी? नहीं बचे। ठीक है, ठीक है, बचाव करेगी, लेकिन पूरी तरीके से बचाव करेगी ये स्टेटमेंट नहीं रेलिवेंट है। नेक्स्ट आएगा, एरिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिस्क। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है लो रिस्क वाला होता है, नेचुरल रिसोर्सेस इसमें नहीं होते हैं, इंश्योरिंग द सेफ्टी, और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट आता है, प्रिजर्व द प्रेजेंस ऑफ द डेंस फॉरेस्ट इन द रीजन सपोर्टेड द हंटिंग एंड गैदरिंग। तो इसको जो है गंगा रिवर वाटर को फॉरेस्ट के लिए, मतलब फॉरेस्ट एरिया इसके आसपास में होगा जहां पर हंटिंग गैदरिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट आंसर क्या कहलाएगा? फैजल वांटेड टू बिकम अ फॉलोवर। एक फैजल है, ठीक है, वो क्या चाहता था कि वो सूफिज्म को फॉलो करे। आइडेंटिफाई द गिवन ट्रेट्स द वन व्हिच अलाइन with the principle of the Sufism that the Fazl is expected to embody। तो आपको बताना है कि इस क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से वो सूफिज्म को फॉलो करना चाहता है। कंपेंशन फॉर द फेलो बीइंग्स, अ डिजायर फॉर मोर पावर, अर्ज टू लिव एंड द एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ। एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्ची करना। नो अटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कंपैशंस फॉर द फेलो बीइंग्स। तो इसको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं? एक सही लाइफ को लीड कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट, ये जो पी है ये करेक्ट हो गया। अ डिजायर फॉर मोर पावर, यानी कि और ज्यादा पावर लेने के लिए और ज्यादा हमारे अंदर इच्छाएं जागृत हो, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे, नहीं, नेगेटिव हो गया। अर्ज टू लिव द एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, नहीं। तो इसका नॉन अटैचमेंट फ्रॉम द, तो हम इन सांसारिक दुखों से हम दूर हो जाएंगे और सिर्फ हमसे भगवान के जो है वो उसको मेडिटेट करेंगे, भगवान को मेडिटेट करेंगे और उन्हीं की ही याद में हम पूरा अपना जीवन निकाल देंगे। तो इसका सही आंसर होगा पी और एस। तो पी और एस मतलब आपका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट आता है, द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर विद द रेफरेंस टू 19th सेंचुरी इंडिया आइडेंटिफाई हु आर बीइंग डिस्क्राइब बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस गिवन। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को पढ़ करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको
बताना है जमींदार होगा, जोतेदार होगा, अधियार्स होगा, रैयत होगा। दे एक्वायर्ड मेनी एकर्स लैंड, उनके पास बहुत सारी एकड़ लैंड होती थी। अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है। नेक्स्ट करते हैं कि दे वर प्राइमरी लोकेटेड इन द विलेजेस, वो विलेजेस में रहा करते थे। एंड एक्सरसाइज द पावर देयर, और उनके पास वहां रहते हुए बहुत पावर थी उनके हाथ में। नेक्स्ट कहता है दे वर ऑल्सो एक्टिव मनी लेंडर, वो मनी लेंडिंग भी किया करते थे, मतलब इंटरेस्ट पर लोगों को पैसा भी दिया करते थे। दे वर डोमिनेट पार्ट्स ऑफ द बंगाल, और बंगाल में एक वो राजा की तरह से ट्रीट किए जाते थे। तो इसका सही आंसर बिल्कुल लड्डू सा है ये तो, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार, जोतेदार, अधियार या फिर रैयत। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जमींदार, लेकिन बच्चे जमींदार से भी ज्यादा जो पावरफुल थे ना, वो कौन थे? जोतेदार थे, है ना। जमींदार से भी ज्यादा। अब ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी? जोतेदार से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे कि मैडम इसका आंसर जमींदार क्यों नहीं हो सकता, जबकि जमींदार भी तो यही काम करता था ना। तो आपको कीवर्ड क्या पकड़ना था? अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। जब ये जो जमींदार था अर्ली 19th सेंचुरी में गांव छोड़ छोड़ करके दूसरी जगहों पर, सिटीज की तरफ, टाउन्स की तरफ जाने लगे थे, उनको रिप्लेस करेंगे जोतेदार, ठीक है। तो अर्ली 19th सेंचुरी की बात हो रही है, बस आपको ये कीवर्ड पकड़ना था। बाकी तो जोतेदार और ये जमींदार जो है वो उनके हिसाब से, दोनों ही के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही थी। The statement given below with the reference of the 19th century in India identify being हाँ ये हो गया, चलो। सांथाल्स आर द ट्राइब ग्रुप, तो सांथाल वो ग्रुप था, वो ट्राइब ग्रुप था हु इनहैबिटेड द फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न इंडिया, जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में जंगलों में रहा करते थे। Which one of the following statement is applicable to the Santhals during the colonial period? तो आपको बताना है कि कॉलोनियल पीरियड में ये किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे। In the early mid 19th century, they were invited to become the settled agriculturalist and given the land grant. तो early कब? मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। अर्ली मिड 19th सेंचुरी में इनको इनवाइट किया जाता है एक अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट बनने के लिए, और उनको लैंड भी ग्रांट की जाती है कि तुम यहीं पर इसमें, इस गिवन लैंड पर तुम लोग खेती बाड़ी कर सकते हो। क्यों कहता है, क्यों स्टेटमेंट कहती है कि बाय द मिड 19th सेंचुरी देयर पॉपुलेशन एंड द एरिया अंडर द कल्टीवेशन एक्सटेंडेड, ठीक है। देयर पॉपुलेशन एंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन एक्सटेंडेड, तो इनको जो लैंड ग्रांट की गई थी तो उसमें एक्सपेंशन भी बढ़ता जा रहा था और साथ साथ में पॉपुलेशन भी। दे लेड अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट था, तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया। हु इम्पोज द हैवी टैक्स ऑन देम, मतलब ब्रिटिशर्स तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्स इंपोज कर रहे हैं, और ये पीसफुली उनका क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? दे सक्सेसफुल गॉट द ब्रिटिश टू फुलफिल देयर डिमांड्स इन 1855-56, तो उन्होंने दे सक्सेसफुल गॉट द ब्रिटिश फुलफिल देयर डिमांड, तो ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को फुलफिल कर दिया था कब? 1885-86 में, 56 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी से आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पी और क्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पी और क्यू इज द करेक्ट आंसर। देखो, दे लेट द नॉन वायलेंट, बच्चे इन्होंने तो फिर सांथाल रिवोल्ट किया था ना, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्या ब्रिटिशर्स से उनकी बात मान ली थी? बिल्कुल नहीं मानी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पी और क्यू। तो हम क्या करेंगे, इनको राइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इन द 2014 एक्सिबिशंस इन पंजाब, तो 2014 में पंजाब में एक एक्सिबिशंस होता है, मतलब खुदाई के दौरान अनकवर अ डेथ वेल विच वाज मास ग्रेव द 200+ इंडिविजुअल। तो पंजाब में एक एक्सकवेशंस के दौरान जो है एक कुआं पाया गया, ठीक है, जिसको कि मौत का कुआं कहा जाता है, और उसमें जो है वो करीब करीब 200+ इंडिविजुअल जो लोग थे, उसमें ऐसा प्रमाणित किया जाता है कि उसमें इतने सारे लोग गिरकर मर गए थे। डीएनए एनालिसिस आइडेंटिफाई, तो डीएनए की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इट रिमेन द 1857 सोल्जर्स प्रोवाइडिंग द इंसाइट इनटू द इवेंट ऑफ 1857। तो ये जो 1857 के रिवोल्ट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो जब जांच पड़ताल से डीएनए की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये लोग वो थे जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। Was likely conclusion can be drawn the solely from this discovery, तो इस डिस्कवरी से क्या कंक्लूजन निकलता है? Chronically the event which is chronically of event which led to the uprising, ठीक है, religious beliefs to the soldiers who fought in the revolt
टाइप ऑफ द वेपन यूज्ड इन द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट, आपको बताना है द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इन प्लेस देन। ठीक है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। व्हाट लाइकली कंक्लूजन, तो इस पूरे लाइन को पढ़ करके, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या इस बात का कंक्लूजन निकलता है वो बताना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेपन यूज्ड इन द फर्स्ट वॉर, फर्स्ट वॉर किसको बोला गया, 1857 को फर्स्ट वॉर बोला गया, जो इंडियंस ने अपने इंडिपेंडेंसी के लिए जो पहला कदम उठाया था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वो ये फर्स्ट जो है वो सक्सेसफुल रिवोल्ट कहा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ द वेपन यूज्ड इन द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कैसे होगा, देखो इसमें क्या बताया गया है कि डीएनए एनालिसिस द आइडेंटिफाइड रिमेन्स ऑफ 1857 सोल्जर। तो इसका अगर हम देखें तो एक इमीडिएट कॉज क्या था कि वो काव और पिग फेट वाले कारतूसों को यूज किया करते थे, कार्टेजेस को यूज किया करते थे। तो कहीं ना कहीं 1857 का जो मेन रीजन था वो न्यू कार्टेजेस ही तो थे। तो यहीं पर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि टाइप ऑफ द वेपन यूज्ड इन द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट। तो बस 1857 के जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि न्यू कार्टेजेस को यूज करने के लिए जब उन्होंने मना किया था तब जाकर के ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इसका जो रेलिवेंट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रीजन व्हाई द ट्रैवलॉग्स आर वैल्यूएबल फॉर द हिस्टोरियन स्टडिंग द पास्ट। बहुत ये ट्रैवलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, इससे हमें इंडिया के पास्ट के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, एग्जीबिशंस के दौरान या हमारी भी जो इंडिया की लिटरेचर बुक्स हैं उससे भी पता चलता है, लेकिन ट्रैवलॉग की बुक है कि ट्रैवलर भी यहाँ आए थे और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो जो ऑब्जर्व किया होगा वो लिखा होगा। तो इससे ये भी पता चलता है ना कि हमारे हिस्टोरियन ने लिखा और एक ट्रैवलर्स ने अपने ट्रैवलॉग में जो लिखा, क्या वो दोनों पॉइंट रेलिवेंट हैं, क्या वो दोनों पॉइंट इनमें कॉमन हैं। तो कॉमन लगेंगे तभी तो जाकर के उसके पास्ट का एक अच्छे से हम जानकारी ले पाएंगे ना। तो ये बहुत अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड द unanimous interpretation of the event in history. They offer subjective experience that provide a human touch in history. They provide a definitive and the unquestionable narrative of the history. They present an idealized or the romanticized version of the history. तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दे ऑफर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड अ ह्यूमन टच टू हिस्ट्री। तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में यानी कि पास्ट के बारे में पता चलता है कि किस तरह से ह्यूमन उस टाइम में रहा करते थे, इंसानों का रहन सहन। दे ऑफर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हो ना तो उसको पूरा डिफाइन कर देते हो, ऐसे ही उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग्स में काफी कुछ डिफाइन करते हुए लिखा है। तो दे ऑफर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड अ ह्यूमन टच इन हिस्ट्री, कि किस तरह से ह्यूमन जो है मतलब इंसान जो है वो हिस्ट्री से संबंधित है। राइट, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द एब्सेंट इन द प्रोवाइड इमेज। ठीक है, तो इस इमेज में क्या चीज एब्सेंट है वो आपको बतानी है। ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल, ध्यान से देख लो, ये विरूपाक्ष टेम्पल है। ठीक है, आपको मैंने विरूपाक्ष टेम्पल भी विजिट करा दिया है, तो ये मत बोलना कि मैम आपने तो विरूपाक्ष टेम्पल दिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका विरूपाक्ष टेम्पल। तो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर एरा इन द टर्म ऑफ द आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स। तो क्या चीज मिस है, स्ट्रक्चर ओवर द इनर सैंक्टम, पिलर्ड पवेलियन फॉर द पब्लिक रिचुअल्स, मॉन्यूमेंट टावर एट द एंट्रेंस, या फिर क्राउइंग एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या चीज मिस है इसमें। तो आंसर हो जाएगा इसका पिलर्ड पवेलियन फॉर द पब्लिक रिचुअल्स। ठीक है, पब्लिक रिचुअल्स का मतलब यहाँ पर हमें कोई एक्टिविटीज ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि जो है उसको परफॉर्म करते हुए, पूजा पाठ करते हुए दिखाते हुए, या किसी श्राइन को दिखाया है, मेन भगवान विरूपाक्ष टेम्पल की मूर्ति में जो रखी हुई है उसको दिखाया गया है। तो हमें इस चीज की कहीं से भी यहाँ पर वो चीज मिस नजर आ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, सो पिलर्ड पवेलियन फॉर द पब्लिक रिचुअल्स। राइट, चलिए
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन राइट ऑफ अ फ्यू लाइन फ्रॉम द संत कबीर कपल। तो आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है गिवन बिलो एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है किस में से, मतलब किसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, फ्यू लाइन्स फॉर द संत कबीर कूपलेट, ठीक है, संत कबीर के जो दोहे थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। डू नॉट आस्क अबाउट द कास्ट ऑफ अ संत, कि कभी भी संत की कास्ट को मत पूछिए, ठीक है, नहीं पूछते हैं। आस्क अबाउट देयर नॉलेज, बस संतों से उसकी नॉलेज पूछी जाती है कि तुम्हें क्या नॉलेज है, जात नहीं पूछी जाती, कास्ट नहीं पूछी जाती, नॉलेज यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इवेलुएट द वर्थ ऑफ द सोल लेट अ स्क्रबल्ड बी, ठीक है, एक कहानी तो सुनी होगी कि जहां पर जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड संत कबीर अटेम्प्ट टू एम्फसाइज दीज लाइन्स, तो इनमें से आपको क्या लगता है कि संत कबीर ने किस लाइन को फोकस किया होगा, एम्फसाइज किया होगा, जोर दिया होगा। promoting the use of the local and the vernacular language, तो providing the use of the, promoting the use of the local and the vernacular language, तो local language और vernacular language को उन्होंने promote किया हुआ इसमें बताया गया है, उसको promote करने के लिए focus emphasize किया है। एंडिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल, ठीक है, तो वो जो सोशल सामाजिक जो भेदभाव चल रहा था उसको एंड करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट कहता है कि एलिमिनेटिंग जेंडर एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो जो जेंडर इक्वालिटीज चल रही थी यानी कि मेल फीमेल जो भेदभाव किया जाता उसको जो है वो एलिमिनेट यानी कि उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है। अपोजिंग द आइडियल वर्शिप एंड द रिचुअलिज्म, तो उसको आइडियल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजा का खंडन करने, वो उसके जो है अगेंस्ट थे, तो इस तरह की बातों से उनको पता चलता है कि वो लोग मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है, जो इसका सबसे जो रेलिवेंट आंसर है ना वो ये लगता है कि एंडिंग द सोशल। देखो पॉजिटिविटी सब में यहीं पर आ रही है, और पॉजिटिविटी आपको वो चेक करनी है जो ना सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बल्कि वो पूरी कॉम के लिए हो, पूरी कम्युनिटी के लिए हो, कुछ अच्छा बताया गया हो। तो इसका जो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा एंडिंग द सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल, ठीक है, तो ये जो भेदभाव चल रहा था लोगों के बीच में इसको खत्म करने का एक तरीके से उसको एम्फसाइज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग activities would not have occurred near a temple in Chola kingdom, इनमें से बताना है कि which one of the following activity would not have occurred, इनमें से नहीं की गई चोला एम्पायर के द्वारा, ये इनमें से एक एक्टिविटी नहीं की गई थी। ट्रेडर्स इन्वॉल्व अ ट्रेड एक्टिविटीज इन द मार्केट प्लेस अराउंड, जो ट्रेडर्स होते थे इन्वॉल्व इन द ट्रेड एक्टिविटी, वो ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, कहां पर, मार्केट प्लेस के आसपास में, जहां पर मार्केट होता था सिर्फ वहीं पर ही वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज किया करते थे। आर्टिशंस एंगेज्ड इन द वेरियस फॉर्म ऑफ द म्यूजिक एंड द डांस परफॉर्मेंसेस, ठीक है, जो आर्टिशंस होते थे वो म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस में ही एंगेज रहा करते थे। पीपल इन्वॉल्व द डिवोशनल सिंगिंग एंड द चैंटिंग ऑफ द हाइम्स एंड द मंत्रास, ये क्या है, पीपल जो होते थे वो मंत्रों का उच्चारण करना, जो भी उनको श्लोक वगैरह दिए जाते थे उनको उनकी चैंटिंग करना, तो इन कामों में बिजी थे। सोल्जर्स engaged in military training activity under the guidance of the chief, और चीफ की गाइडेंस में सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर 18 का क्या होगा, ठीक है। अब देखो राजा हो गया, किंगडम हो गया, और किंगडम से क्या चीज रिलेट करती है, सोल्जर्स रिलेट करेंगे, बस थोड़ी सी समझ आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर द टू स्टेटमेंट गिवन द, अच्छा आपको ये लग रहा होगा ना कि बहुत टफ पेपर है ना बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इतना टफ तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको अब जो है वो रॉट मेथड यूज नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं लगाकर ले जानी है, तो आपको अपनी समझ, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेकर जानी है कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ करके उसका आंसर दे सकते हो।
है ना। तो इस बार थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि देयर आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड एज द, किस किस को ये क्वेश्चंस जो है वो हार्ड लग रहे हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो, मी करके बता सकते हो, ठीक है, और थम्स अप करके भी बता सकते हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, यस मैम भी बता सकते हो। देयर आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड एसर्शन एंड रीजंस। एसर्शन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्राइज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस रीजन्स और रिलीजन्स एंड द पॉलिटिकल एप्लीकेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे तो वो डिफरेंट रिलीजन्स के थे, ठीक है, डिफरेंट रीजन के थे, मतलब एरियाज के थे, और पॉलिटिकल जहाँ पर उनका पॉलिटिकल एक वो चल रहा था, पॉलिटिकल मतलब दौर जो चल रहा था। तो रीजन कहता है कि द कंपोजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन assembly was crucial in building the groundwork for the democratic and the इंक्लूसिव कंट्री। तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए उससे पहले की जो बेस होता है तो उसको वो तैयार कर रहे थे, कौन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर जो एसर्शन रीजनिंग में होता है ना वो ये वाला होता है ना, बोथ ए एंड आर करेक्ट, लेकिन बच्चे हर बार सही नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, राइट। चलिए, अल बरूनी अ पर्शियन स्कॉलर, अल बरूनी कौन था बच्चे, एक पर्शियन स्कॉलर था, ठीक है, पर्शियन स्कॉलर था। तो हु लिव्ड ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी रोट किताबुल हिंद, और अल बरूनी की बुक का नाम क्या है, किताबुल हिंद है, ठीक है। ये भी यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सोशल, तो अल बरूनी ने अपनी बुक में इंडिया के मतलब सोशल एक्टिविटीज लोग किया करते थे उसके बारे में लिखा, कल्चर के बारे में लिखा, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट। तो जब उसने विजिट किया इंडिया को, जो चीजें ऑब्जर्व करी वो सारी चीजें अपने उसे मेंशन कर दी थी, ठीक है, अपनी बुक में, किसमें, किताबुल हिंद में। तो बेस्ड ऑन हिज, अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से ये भी पूछ लिया जाए कि अल बरूनी किताब उल हिंद में टोटल कितने चैप्टर्स थे, तो आपका आंसर होना चाहिए टोटल 80 चैप्टर्स थे, ठीक है, जिसमें इंडिया के हर एक पहलू से रीडर को वाकिफ करवाया गया था। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, उनके ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के आधार पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसेस वुड ही नॉट हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग हिज टाइम इन इंडिया। तो इनमें से आपको बताना है कि वुड ही नॉट हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग, की इनमें से कौन सी ऐसा पॉइंट है जो उसके विजिट के दौरान नहीं देखा गया था। यूनिक इंडियन द क्यूजिन्स एंड द culinary practices, Indian system of the trade and commerce during that time, influence of the European colonial powers in certain regions, या फिर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म एंड देयर द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकल कल्चर। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, नहीं देखा गया बच्चे। ये तो कौन सी की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कब की, 11th सेंचुरी की, 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर आप कह सकते हो कि जो यूरोपियन जो कंपनीज का एडवेंट हुआ था, ठीक है, तो वो तो इससे बहुत ज्यादा बाद में था। तो इसका जो नॉट करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन कॉलोनियल पावर। तो वो यूरोपियन कॉलोनियल पावर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था, जबकि ये बात तो बहुत ज्यादा बाद में आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, रीड द गिवन लाइन, read the lines given below from the Gandhiji speech at the Banaras Hindu University in 1916. I compared with the richly bedagged nobleman and the millions of the people, and I feel like the saying to these noblemen, there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and had it in the trust for your countryman in India. सोर्स, ये जो सोर्स लिया गया है ये गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम से लिया गया है। व्हाट मैसेज द कन्वेड बाय द गांधी जी थ्रू हिज स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट से गांधी जी किस तरह का मैसेज लोगों को देना चाहते हैं वो आपको बताना है। अडॉप्टिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया टू स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये क्या कहता है, ये आपने पैराग्राफ पहले समझना है। पहला पैराग्राफ में क्या बताया गया है
कि ये जो स्पीच थी ना, ये जो वर्डिंग थी, गांधी जी ने ये हिंदू बनारस कॉलेज की ओपनिंग के लिए 1916 में जब गए थे इसकी ओपनिंग के लिए, ठीक है, बीएचयू की ओपनिंग के लिए, तो वहां पर एक स्पीच दी थी। इस स्पीच में बोला गया था, आई कंपेयर विद द रिचली बैड एक्ट नोबल एंड द मिलियन ऑफ द पुअर। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा लोग, बहुत मिलियंस लोग जो हैं वो गरीब हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर भी हैं। तो आई फील लाइक सेइंग दैट दीज नोबल मैन, तो मैं जो ये जो नोबल हैं, जो नोबल मैन हैं, जो नोबल किसको कहते हैं, सभ्य लोगों को कहते हैं ना, तो देयर इज नो साल्वेशन ऑफ इंडिया अनलेस टू स्ट्राइप योर सेल्फ इन दिस ज्वेलरी एंड हेल्ड एंड होल्ड इट ट्रस्ट इन योर कंट्री मैन इन इंडिया। तो आपके पास, मैं नहीं, मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर जिनके पास, ठीक है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली उनको बोला गया है कि अगर पैसा है उनके पास में, तो क्यों ना वो अपने कंट्री के कुछ ना कुछ, कंट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करे, ताकि बहुत सारे लोगों को उनका फायदा हो। ठीक है, जो लोग नॉबल हैं, मतलब जिनके अंदर समझ है वो काम करने की, तो वो लोग आगे आ सकते हैं और इस तरह से अपने कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इनडायरेक्टली गांधी जी कहना चाहते थे कि जो भी अपने कंट्री के लिए जो कुछ कर सकता है, तो वो बढ़ चढ़कर आगे आए और अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रमोटिंग द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अर्जिंग द रिच टू यूज देयर रिसोर्सेज फॉर द इंडियाज ग्रेटर गुड। तो उनके पास जो भी रिसोर्स है, अगर उनके पास पैसा है, अगर उनके पास बिजनेस करने की समझ है, अगर उनके पास में कोई भी, मतलब उनकी जो कंपनी वगैरह है जो इंडिया के लोगों के लिए काम आ सकती है, जो भी उससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हो गए हमारे एमसीक्यूज जो है वो डन हो गए हैं, यानी कि 21 मार्क्स हमारे यहाँ पर हो गए हैं फिनिश। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन बी पर आते हैं, और सेक्शन बी में हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर्स करेंगे, जो कि हर क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, और ये टोटल आपको करने हैं 6 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये टोटल होंगे आपके 18 मार्क्स के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द 3 की पॉइंट अ स्टूडेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी कैन इंक्लूड इन हर रिसर्च। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए कोई भी बच्चा अगर आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको 3 बातें अपने दिमाग में रखनी होगी, है ना। तो वो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। her research paper regarding possible uses the ancient seal by the हड़प्पा। आपको टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है कि आपको हड़प्पा पर पूरा का पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, और एक आर्कियोलॉजिस्ट आपको मान लिया गया है कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, और आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ों का पता लगाना है। तो 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट आता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। सील्स वर वेरी लाइकली यूज टू markers of the ownership and the authenticity for goods and involved in the trade। सबसे पहले, ठीक है, being archaeologist जो है, आपको क्या करना है, खुदाई के दौरान चीजों को निकालना है। ठीक है, जब वो चीजें, मान लो आपको सील मिली, तो उस सील से क्या पता चलता है, सील से हर सील के अंदर ना इस तरीके से सील होती थी, पत्थर की बनी होती थी, और यहाँ पर नीचे ना राजा का नाम होता था और डेजिग्नेशन होता था। एक तो ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ब्यूरोक्रेटिक पर्पसेस। ठीक है, तो इन हर रिसर्च पेपर रिगार्डिंग द पॉसिबल यूजेस ऑफ द एंशिएंट सील्स बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो आपको सील मिली गई है, तो सील है आपके पास में, तो आपने उस सील में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, ये चीज बतानी है आपको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ब्यूरोक्रेटिक पर्पसेस, द प्रेजेंस ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल एंड द स्क्रिप्ट ऑन द हड़प्पन सील सजेस्टेड दैट यूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ब्यूरोक्रेटिक द एक्टिविटीज लाइक रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग और द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये सील्स जो हमें इतनी सारी मिली ना, तो ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग ट्रेडिंग के लिए इन सील्स को यूज किया करते थे, और रिकॉर्ड के लिए भी इन सील्स का बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कौन वहां का राजा था, मतलब कौन ऑनर था, और उस ऑनर की डेजिग्नेशन क्या थी। तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पता चलता है। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड भी हमें बताती है, और एक तरह की जो इसके ऊपर जो भी पिक्चर बनाई गई थी, ठीक है, जो भी उसने यहाँ पर लिखा था उसके, हालांकि स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर पिक्चर्स की सहायता से हम जान सकते हैं कि वहां का कल्चर कैसा था। नेक्स्ट आता है सिंबल्स एंड द आइडेंटिटी। तो सिंबलिज्म एंड द आइडेंटिटी में द वेरियस मोटिव, हमें पैटर्न मिले, हमें मोटिव्स मिले। ठीक है, एंड द इंस्क्रिप्शन, मोटिव्स क्या होता है, एक तरह का एनिमल होता है ना। तो मोटिव्स, पैटर्न एंड द इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन दीज ऑन द सील्स
contributed to the culture and the social identity एक्सप्रेशन विद द हड़प्पन सोसाइटी। तो ये सील्स के ऊपर जो भी कुछ हमें डिपिक्टेड मिला, पिक्चर्स जिसकी भी मिली, चाहे वो एनिमल्स की थी या पशुपति शिव की थी या कुछ और ही उसमें लिखा हुआ था, तो ये चीजें हमें इस बात की तरफ जो है इशारा करती है कि वो लोग किस तरह का कल्चर फॉलो किया करते थे, किस तरह की सोशल आइडेंटिटी थी उनकी, और इसी से ही हड़प्पा की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको बतानी है ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कैसे चलता था और उसका जो सिंबल्स थे, ठीक है, सिंबल्स की सहायता से हम किस तरह से उसके पास्ट को जान सकते हैं, हड़प्पा के पास्ट को, ठीक है, हड़प्पा के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में और वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा एम्प्लॉयड अ वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल मेकिंग द क्राफ्ट सच एज द वेसल्स, सील्स एंड द टूल्स अमंग एंड अदर्स। ठीक है, टूल्स अमंग अदर्स, नेम द 3 सच मटेरियल एंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर दे वर सोर्स। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है कि द हड़प्पन एम्प्लॉयड अ वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल फॉर मेकिंग द क्राफ्ट। तो बहुत सारे मटेरियल्स को यूज किया करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये किस तरह की एक हमें नॉलेज देती है। ठीक है, तो उससे क्या करते थे, वेसल्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे, है ना, सील्स बनाया करते थे, टूल्स भी बनाया करते थे। तो नेम कोई भी ऐसे 3 मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो वहां की लोकेशन को हमें बताती है कि कौन सी लोकेशन में वो ज्यादा यूज किए जाते थे, ये बताना है आपको। तो पहला है कॉपर, फिर लापिस लोजली और कार्लेनियन, है ना, ये तो बहुत ही फेमस थे। कॉपर कहाँ, राजस्थान की खेतरी से कॉपर से बने टूल्स होते थे, कॉपर से बने जो है वो टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे। तो ये आपको मेटल्स बतानी है, 3 मेटल्स बनानी, और इन 3 मेटल से क्या क्या चीज बनाई जाती थी जो हड़प्पा के लोग बनाया करते थे। टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स, रिसोर्सेज फ्रॉम द राजस्थान, सोर्स फ्रॉम द राजस्थान, बलूचिस्तान एंड द अफगानिस्तान। कॉपर सबसे अच्छा कहाँ से पाया जाता था, राजस्थान के खेतरी से, राजस्थान के खेतरी थे। इसके अलावा कॉपर बलूचिस्तान से भी और अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, लापिस लाजुली करेंगे। लापिस लाजुली क्या होता है, एक तरह का ब्लू स्टोन होता है, प्रेशियस स्टोन होता है। ठीक है, ये रहा वाइब्रेंट। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग अपने रिंग में जो है ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वाइट कलर का वो जो मोती सा लगाते हैं, एक बीड सा लगाते रहते हैं ना, फिर उसको पहनते हैं, तो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, राइट। तो ये लापिस लाजुली था, वो ब्लू कलर का स्टोन था फॉर बीड्स एंड द ऑर्नामेंट। तो ये इसको जो है वो ऑर्नामेंट्स में यूज किया करते थे, ज्वेलरी बनाने में। ऑब्टेन, ये कहाँ से इसको लिया करते थे, फ्रॉम द बादाकाशान, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान से लापिस लाजुली नामक पत्थर जो है वो लाया जाता था, और इस पत्थर को, इस ब्लू लापिस लाजुली को ऑर्नामेंट्स और बीड्स में यूज किया जाता था। कार्लेनियन, ये बहुत पूछा जाता है। कार्लेनियन रेडिश ऑरेंज स्टोन होता था। ठीक है, तो कार्लेनियन रेडिश ऑरेंज, मतलब ना पूरी तरीके से ऑरेंज होता था ना पूरी तरीके से रेड होता था, तो रेडिश ऑरेंज होता था। ठीक है, और इसको भी ज्वेलरी और सील वगैरह में यूज किया जाता था। ये कहाँ से इंपोर्ट करवाया जाता था, तो इंपोर्टेड फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड द सेंट्रल एशिया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आप इस तरह इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लिस्ट चैलेंजेस हिस्टोरियन फेस इन इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द लिमिटेड लिटरली सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट मेडिवल इंडिया। लिस्ट द चैलेंजेस हिस्टोरियन आर फेसिंग। तो आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे लिस्ट बनानी है कि हिस्टोरियन को किस तरह से उसको इंटरप्रिटेट, यानी कि उसको पहचानने में जो भी कुछ कंटेंट लिखा हुआ था, सीज पाई गई थी, जो भी कुछ उनको मिला, ठीक है, उनको पहचानने में तो हमारे हिस्टोरियन को, आर्कियोलॉजिस्ट को काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है कि किस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया को जानने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है लैंग्वेज एंड द ट्रांसलेशन इशू। जैसे हड़प्पा की लैंग्वेज पता ही नहीं कौन क्या लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट यूज किया करती थी, तो इस तरीके से लैंग्वेज और जो है वो ट्रांसलेशन इशू आया। मेनी एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन इन द लैंग्वेज दैट आर नो लॉन्गर वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड। तो ऐसी भाषा यूज किया करते थे जो अब नहीं है, पहले यूज किया करते थे, तब की बात तब है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी उसको यूज नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हमें उसको पहचानने में, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ द मल्टीपल द पर्सपेक्टिव्स। तो लिटरली सोर्सेस द प्रीडोमिनेटली
प्रेजेंट इन द वेरियस ऑफ द एलीट एंड रूलिंग क्लासेस। ठीक है, हमें जो ज्यादातर चीजें मिली वो चीजें मिली जो रिच फैमिली के लोग यूज किया करते थे कंपैरेटिव टू नॉर्मल पीपल के। इससे हमें पूरी सोसाइटी के लोगों के बारे में एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंट्री नेचर। तो लिटरली सोर्सेज फ्रॉम द एंशिएंट मेडिवल इंडिया आर ऑफन द इनकम्प्लीट, वो भी इनकम्प्लीट है। जितना हम मेडिवल इंडिया के बारे में जानते हैं तो वो कंप्लीट बारे में कंप्लीटली नहीं जानते हैं, वो भी अभी भी इनकम्प्लीट ही है। सो विद द टेक्स्ट मिसिंग द सेक्शंस और बीइंग प्रिजर्व्ड इन द फ्रेगमेंट। तो कुछ जो हमें मान लो इंस्क्रिप्शंस मिले, इंस्क्रिप्शंस में कुछ लेटर्स गायब ही हो गए हैं जिसकी वजह से कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, कुछ फेंटेड हो गए हैं जिसकी वजह से उसका एक कंप्लीट जो सेंस निकलता है, मतलब निकलता है, उसको जान नहीं पाए हैं। तो इस तरीके से हमें 3 प्रॉब्लम के बारे में बताना है और ये 3 प्रॉब्लम ये है। ठीक है, दिस हैमर्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव नरेटिव। सिर्फ हम इसको नरेट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, अज्यूम कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है द राइटिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेवलर हेल्प टू प्रोड्यूस एन इमेज फॉर इंडियन यूरोपियंस थ्रू द प्रिंटिंग एंड द सर्कुलेशन ऑफ देयर बुक। द राइटिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेवलर, जो जितने ट्रेवलर आए यूरोप से, ठीक है, तो उनकी जो भी बुक होती थी हेल्प प्रोड्यूस इन द इमेज ऑफ इंडिया। इनसे हमें इंडिया की इमेज के बारे में पता चलता है कि पहले इंडिया कैसा था, है ना। फॉर द यूरोपियन थ्रू द प्रिंटिंग एंड द सर्कुलेशन ऑफ देयर बुक। तो उन्होंने जो भी इंडिया के बारे में अपनी बुक्स वगैरह में लिखा या फिर पेंट किया या फिर कोई भी उसके बारे में कंटेंट वो जो कंटेंट होता है वो लिखा, तो इससे हमें इंडिया के उस टाइम का पता चलता है जिस टाइम में शायद ही, मतलब शायद क्या, हम में से कोई नहीं था। तो ट्रैवलोग की बुक हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे इंडिया के पास को जानने के लिए। लेटर आफ्टर 1750 व्हेन इंडिया लाइक द शेख Itisamuddin and the Mirza Abu Talib visited Europe and confronted this image that European had of their society. They tried to influence it by the producing their own version of the matter. ठीक है, तो आपको उनके मैटर पर सोचकर बताना है कि क्या वो लोग इस तरीके की इंडिया के बारे में सोचते थे। तो जब ये व्हेन इंडियन लाइक द शेख द इतिसामुद्दीन एंड द, तो इंडियन में बताया गया है कि व्हेन इंडियन लाइक द शेख इस्तामुद्दीन एंड द मिर्जा अबू विजिट। तो ये जब इन्होंने यूरोप में विजिट किया, तो यूरोप से ये जब आए इंडिया में विजिट करते हुए, तो इन्होंने इंडिया के बारे में किस तरह से अपना एक कंटेंट दिया। तो यहाँ पर बताना है पहला यूरोपियन कंप्राइजेशन। अब ये यूरोपियन कंप्राइजेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से, देखो ट्रैवलर्स तो आते जाते रहते थे, तो ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिया से ही ट्रैवलर बाहर गए थे या बाहर के ट्रैवलर इधर आए थे। तो सभी कंट्री के लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते थे, तो इनके अपने पर्पस होते थे। जैसे मान लीजिए किसी को एडवेंचर्स का शौक होता था, किसी को मॉन्यूमेंट बिल्डिंग का देखने का शौक होता था, किसी को अदर कंट्री के कल्चर्स के बारे में नॉलेज लेने का बहुत ज़्यादा शौक होता था। तो अलग अलग ट्रैवलर्स होते थे, ये अलग अलग बातों पर अपने पर्पस से ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विजिट कर लिया करते थे। तो ये जो यूरोपियन ट्रैवलर थे, इनका क्या पर्पस था आने का, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन ट्रैवलर थे वो इंडिया के कल्चर को जानने के लिए इंडिया विजिट करते हैं, और जब उन्होंने खुद रह करके वो सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने जाना कि वाकई में इंडिया इतना प्रॉस्पर था, ठीक है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इतनी प्रोस्पेरिटी के होते हुए इंडिया कैसे पुअर हो गया, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री होती है ना, इसकी भी अपनी कैसी हिस्ट्री होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द यूरोसेंट्रिक द कंपैरिजंस। यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने तरीके से, यूरोपियन ट्रैवलर ने अपने तरीके से सोच करके एक इंडिया के बारे में क्लियर पिक्चर रीडर्स को बताई है। तो वो क्या होता है, यूरोपियन ट्रैवलर ऑफन द कंपेयर्ड इंडिया टू यूरोप। अब यूरोपियन ट्रैवलर ने अपने यूरोप को इंडिया से कंपेयर किया, जैसे फ्रैंकिस बर्नियर था। अब बाकी के जो दो पहले थे, कौन, अल बरूनी और जो इब्न बतूता था, उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत अच्छा बताया। लेकिन यूरोपियन ट्रैवलर थे, मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनना, यूरोपियन ट्रैवलर जिसमें से एक था फ्रैंकोइस बर्नियर, उसने इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, उसने यूरोप को इंडिया से कंपेयर किया है। इंडिया इतना ज्यादा बुरा है, इंडिया में जो राजा रूल करते हैं वो बर्बेरियन कहा है उन्होंने, है ना।
और इंडिया के लोगों को बिल्कुल भी सेंस नहीं है। इंडिया में लोग सिटीज़ में रहना जो है कम पसंद करते हैं, जबकि यूरोप में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने यूरोप को इंडिया से कंपेयर किया। Limited perspectives. European traveler typically had the limited the exposure to the various region. तो उस बहुत सारे एक्सपोजर्स में बताया गया है कि किस तरीके से पर्टिकुलर एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने नहीं बताया, बल्कि सोसाइटी में जाकर लोगों से उन चीज़ों के बारे में जानकारी ली, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कि तुम लोग किस तरह का कल्चर जो है वो फॉलो किया करते हो। अब इंडिया जैसे डाइवर्स जो कंट्री है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले रहते हैं। तो इनमें कुछ लोगों को ऐसा भी पाया गया जो बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग थे, ठीक है। वो जैसे इब्न बतूता ने बताया कि इंडिया में कुछ ऐसे भी जातियां हैं जिनको डिप्राइव कर दिया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है वो इस बात से सहमत नहीं होता था, ठीक है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रशिया में देखी या फ्रांस में देखी तो कैटेगरीज बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन वो कैटेगरीज क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, तो वो सारी चीज़ें वो इंडिया में आकर भी देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के आधार पर, सिर्फ धन के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया था, और इंडिया सोसाइटी में जाति के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को प्रिविलेज दे दी जाती थी और शूद्रों को बहुत ज्यादा नीचे रखा जाता था। इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, राइट। उसके बाद आपका कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखो बात करते हैं किसकी, जैसे यूरोप में है या ईरान इराक में है, वहां पर वो लोग किसको, इस्लाम धर्म को फॉलो किया करते हैं, रिलीजन को। और इधर बात करें किसकी, यूरोप में, तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं। तो उनको पता है कि वो लोग क्रिश्चियन में जो है लॉर्ड ईसा मसीह को ही वर्शिप करते हैं और उन्हीं को ही पूजा पाठ करते हैं या उन्हीं को ही मेडिटेट किया करते हैं। व्हाट अबाउट इन इंडिया? इंडिया में क्या लोग बहुत अलग अलग तरह के देवी देवताओं को वर्शिप किया करते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर आकर के थोड़ी सी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर गॉड है ही नहीं, बहुत तरह के देवी देवता होते हैं जिसको कि वो लोग वर्शिप किया करते हैं। तो बस आपको इसी तरह का कंटेंट लिखना है। एम आई क्लियर नाउ? ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से मुझे थम्स अप शो कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द विजयनगर। ये तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, ठीक है, लड्डू सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ज्यादा लड्डू नहीं खाने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि फिर आपको पता है कि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, है ना। हर चीज की अति बहुत बुरी होती है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा मिठाई नहीं खानी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा रोक दो, खा लिए, थोड़े दिन बाद और खा लेना, राइट। अभी दिवाली चली गई है, लेकिन अभी तक मिठाई आपके घर में होगी, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स विजयनगर एंड द डिस्कवर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द दैट टाइम। आपको विजयनगर के बारे में लिखना है। अब विजयनगर आ गया तो आप बोलोगे बल्ले बल्ले हो गई हमारी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया मैम। विजयनगर पे तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देंगे कि बस इसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन डिफाइन तो करना पड़ेगा। अब विजयनगर के बारे में बताते हैं। इकोनॉमी ऑफ द टाइम। विजयनगर साउथ इंडिया का सबसे प्रॉस्पर स्टेट था और उस पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता दोगे 4 डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। ट्रिक बताई थी ना, आपको याद रखना है। अनीता मैम क्या पढ़ाती हैं, एसएसटी पढ़ाती हैं मैम, ठीक है। वो ट्रिक क्या थी, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और अराबिदु डायनेस्टी। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है, SSTA। अनीता मैम SST पढ़ाती हैं, बस ये ट्रिक याद रखनी है ना। ट्रिक मजेदार? अगर ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी तरह की ना हिस्ट्री में काफी सारी टर्म्स होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको अगर ट्रिक के साथ याद करें तो बहुत हमें अच्छे से याद हो सकता है, राइट। और किस तरह की आपको ट्रिक्स पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, विजयनगर की। विद इकोनॉमी ऑफ द टाइम, ठीक है। अब उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या करेंगे, द रूलर्स ऑफन एंड ड्यू द टेम्पल ऑफ द एग्जिस्टेंट लैंड ग्रांट। तो उस टाइम में लैंड ग्रांट करने का भी, अब बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, चोला, चेरास, पांड्यास, ये सारे साउथ में ही तो थे। ये लोग क्या करते थे, टेम्पल्स के लिए लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। आज भी तो ये था, आपने भी अपने आसपास में सुना होगा कि वो बहुत ज्यादा, उसके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, कोई जमींदार हो गया तो उसने क्या किया, लैंड को ग्रांट कर दिया कि तुम यहाँ पर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। उसकी तरफ से लैंड ग्रांट कर दी गई। और आपने भी देखा होगा कि आसपास में आपके जो टेम्पल्स वगैरह है ना, उसके बाहर बोर्ड पर, मेन गेट पर जो है, जिसने वो लैंड ग्रांट करती है उसका नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखवाया जाता है ना। अगर आपने ऐसा कोई टेम्पल देखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कौन सा टेम्पल है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्या बताते हैं कि राजा के पास में कितना वेल्थ होता था,
टेम्पल बनवाने का, हालांकि चाहे उनका अपना पर्पस होता था, तो पर्पस इसमें बहुत सारे पर्पसेस होते थे। एक तो राजा अपनी पावर को शो करना चाहता था, इससे राजा दिखाना चाहता था, बड़े बड़े टेम्पल बनवाता था, है ना। बड़े बड़े टेम्पल बनवाने की वजह वो क्या करता था, भाई इस राजा के पास कोई भी बाहर से दूर से देखेगा तो उसे ये पता चलेगा भाई राजा के पास बहुत सारा पैसा है, जिसने इतना ब्यूटीफुल और इतना बड़ा टेम्पल बनाया, भाई वाकई में बहुत बड़ा राजा है ना। दूसरा ये कि वो जिसका डिवोटी होगा, जिस लॉर्ड का डिवोटी होगा, अब किसी ने शिव का टेम्पल बनाया, ठीक है, उस शिव के टेम्पल में क्या होगा कि वो शिव की मूर्ति रखवाएगा, इससे क्या पता चलता है कि वो राजा शिव का भक्त है, डिवोटी है, राइट। अपना पर्पस होता था। अब क्या करेंगे, इंट्रिकेट स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होते हैं, पत्थर की मूर्तियां होती हैं। अब वो जिस भी मेन डिटीज को, मेन गॉड की डिटीज को, मूर्तियों को वहां पर मंदिर में स्थापित करवाएंगे, उससे पता चलेगा ना कि वो गॉड किस गॉड का डिवोटी है ना, और कितना बड़ा डिवोटी है। द स्कल्पचर शोकेस दैट द हाई लेवल ऑफ द आर्टिस्ट। तो ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई जाती थी, इससे आर्टिशन को भी तो बच्चे पेट्रोनाइज किया जाता था ना। अब जो जितना अच्छी मूर्तियां बनाएगा तो उसकी मूर्तियों को सेल करने के लिए दूर दूर से जो है वो लोग आएंगे उसको परचेज करने के लिए, राजा का भी फायदा होता था इससे। उसके राजा के पास में उसकी इकोनॉमी, यानी कि लोग खरीदने के लिए आते थे तो राजा उनसे एक तरह का टैक्स लिया करता था। अब कोई चीज मान लो, आर्टिशन ने कोई मूर्ति बनाई है, अब मूर्ति ऐसा तो नहीं कि मूर्ति बनाई है तो उसको अगर उसकी जो लागत होगी, मान लो वो 100 रुपीज की, छोटी सी बात है, 100 रुपीज की होगी तो वो उसको 100 रुपीज में देगा, नहीं, क्या करेगा, उसको 500 रुपीज में उसको सेल करेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो उस आर्टिशन के पास भी तो होगा, साथ साथ में राजा के पास भी होगा, तो इससे उसकी इकोनॉमी जो है डे बाय डे स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो ऑर्नेट द गोपुरम्स। अब ये गोपुरम्स क्या होते हैं बच्चे, गोपुरम्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। गोपुरम होते हैं द एंट्रेंस टावर और द गोपुरम ऑफ द विजयनगर टेम्पल्स आर इलेबरेट द स्ट्रक्चर्स द अडॉर्न विद द डिटेल कार्विंग एंड द स्कल्पचर्स। देखो गोपुरम क्या होते हैं, गोपुरम होते हैं इस तरीके के कि दूर से ही ना एक बड़ा सा गेट बना दिया जाता था, दूर से ही ट्रैवलर्स को पता चल जाता था कि भाई यहाँ पर जरूर ना कोई टेम्पल है, ठीक है। तो इतना सुंदर और इतना बड़ा गोपुरम बनवाया जाता था। गोपुरम कहते हैं एंट्रेंस गेट को, ठीक है। तो एंट्रेंस गेट को गोपुरम कहा जाता था। और गोपुरम कौन बनवाते थे, गोपुरम जो है वो राजा ही बनवाते थे। तो जितना सुंदर और जितना बड़ा गोपुरम बनवाएंगे, जैसे कृष्णदेव राय ने भी तो गोपुरम बनवाया था ना, तो जहां गोपुरम बनाया जाता था वहां दूर से पता चल जाता था कि यहाँ पर कोई ना कोई टेम्पल होगा, और लोग जो है वो टेम्पल देखने के लिए वहां से आते थे। Entrance tower or the gopuram of the Vijayanagar temples are elaborate the structure, the adorn with the detail carving and the sculptures। आपने देखा होगा पूरी की पूरी एक रॉक को काट करके पूरा का पूरा टेम्पल की फॉर्म में उसको बता दिया गया है ना, पूरा टेम्पल बना दिया गया है उसको, राइट। तो these to the great highest showcasing the engineering and the architecture expertise of the period। इतने बड़े बड़े टेम्पल, वो भी पूरे एक रॉक को काट करके टेम्पल बनाए गए। वाकई में बहुत हैरानी, बहुत एक सरप्राइज कर देने वाली चीज होती है ये। मतलब कहते हैं ना कि इसको देख करके दांतों तले उंगलियां दबा लेना, है ना, कुछ इस तरीके से होता है कि इतनी हैरानी की बात है कि एक पूरे रॉक को काट करके उन्होंने ऐसा कौन सा स्टोन कटर यूज किया होगा, ऐसा कौन सा इंजीनियर था जिसने ऐसा सुंदर टेम्पल बनाया, बिना किसी मैप के, बिना किसी लेआउट के इतना सुंदर टेम्पल बना दिया। तो उस वो जो भी विजिटर होता है सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार पहले के लोग क्या ही थे, है ना। तो इससे उसके आर्किटेक्चर का पता चलता है, उसकी इंजीनियरिंग का पता चलता है कि वो लोग कितने ज्यादा दिमागदार थे, है ना। तो assesses the impact of the British introduced the permanent settlement of the 1793। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। अभी परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है बच्चे, ये होता है स्थायी बंदोबस्त ऑन द पावर ऑफ द जमींदार एंड द इमर्जेंस ऑफ द जोतेदार। इम्पैक्ट बताना है किस तरह से इसको प्रभावित किया। As the impact of the British introduced the, तो ब्रिटिशर्स ने जो ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था कब, 1793 में। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। तो इसका इम्पैक्ट जमींदार और जोतेदार, जमींदार पर क्या पड़ेगा और जमींदार के पड़ने पर किस तरह से जोतेदार उनको रिप्लेस करेंगे, वो सारी चीज आपको बतानी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो द हाई एंड इनफ्लेक्सिबल रेवेन्यू डिमांड इम्पोज बाय द, अब देखो कई बार ऐसा होता था कि किसान के खेतों में फसल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी तो रेवेन्यू कम आता था, ठीक है, कई बार बहुत अच्छी होती थी तो अच्छा रेवेन्यू आ जाता था। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी अच्छा आता था, कभी कम आता था, कभी ज्यादा आता था, कभी देते नहीं थे, कभी दे देते थे, तो ये जो फ्लक्चुएशन देख रहे थे ना, उतार चढ़ाव जो देख रहे थे, इनको वो बंद करना चाहते थे कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें कोई ऐसा आइडिया निकालना चाहिए जिससे कि हमारे पास एक परमानेंट तरीके से इनकम आती रहे, है ना। तो उन्होंने तब जाकर ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, उनके पास एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा जिससे कि वो अपनी सेविंग्स, अपने जो जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको वो ठीक से मैनेज कर सके, है ना। तो ऐसे ही मतलब हमारे घरों में भी तो ऐसे होता है ना कि पापा की जो सैलरी होती है, तो इतनी सैलरी है, मान लो 1 लाख सैलरी है, तो सैलरी में इतना परसेंट वो जो है वो किचन के सामान में जाएगा, इतना बच्चों के फीस में जाएगा, स्कूल फीस में जाएगा, कॉलेज फीस में जाएगा, इतना मेडिसिन में जाएगा, इतना इसमें जाएगा, बच्चों के शॉपिंग वगैरह में जाएगा। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं उनको उनकी कैटेगरीज बना दी जाएंगी, इतना इसमें, इतना इसमें बांट दिया जाएगा, और जो बचेगा उसको सेव कर लिया जाएगा। तो यही चीज वो लोग इस परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू करना चाहते थे। स्टिमुलेटली द राइज ऑफ द जोतेदार, अब देखो इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो प्रॉब्लम फेस करने लगे। कैसे? बाय द ब्रिटिश प्लेस द हैवी बर्डन ऑन द जमींदार, जमींदार के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई कि तुम्हें फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देना है, ठीक है। तो एक तरफ तो कौन हो गए थे, एक तरफ हो गए थे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ कौन था, जमींदार, और तीसरी तरफ कौन था, फार्मर्स थे। तो फार्मर्स से ये टैक्स कलेक्ट किया करता था, ठीक है, और टैक्स कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करता था, ठीक है। इस तरह से ये ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है। तो जमींदार leading many of the faces financial difficulties such as the debt and the bankruptcy, consequently the decline of the जमींदार क्लास। अब ये जमींदार के ऊपर, ठीक है, फार्मर कभी इनको दे दिया करते थे क्योंकि अगर इनके खेतों में फसल ही नहीं होती थी, कोई नेचुरल कैमिटीज आ जाती थी, जैसे प्लेग लग गया था तो फसल पूरी खराब हो गई, हेल स्टॉर्म आ जाता है, ओले पड़ जाता है तो फसल खराब हो गई, ठीक है, या फिर फ्लड आ जाता है, या फिर जो है वो ड्रॉट आ जाता है जिससे कि फसल नहीं होती है, तो जब प्रोडक्शन ही नहीं निकलेगा तो फार्मर कहाँ से देंगे। तो कई बार तो ऐसा होता था कि फार्मर नहीं दे पाते थे, लेकिन इनका तो फिक्स था कि भाई तुम्हें कैसे भी करके हमें जो है देना ही देना है रेवेन्यू कलेक्ट करके, और एक डेट फिक्स कर दी जाती थी, इस डेट तक तुम्हें हर हाल में रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देना है। और अगर ऐसा जोतेदार नहीं, ये जमींदार नहीं करता था तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था, जिसकी वजह से सनसेट लॉ इनके ऊपर लगा दिया गया, ठीक है। क्या होता था, सनसेट लॉ इनके ऊपर लगा दिया गया था, ठीक है। सनसेट लॉ का मतलब होता है कि सनसेट होने से पहले पहले तुम्हें जो डेट फिक्स डेट जो थी, उसके जो फिक्स डेट होती थी उस दिन अगर तुम्हें सनसेट होने से पहले पहले तुमने ये अगर रेवेन्यू दे दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जमीनों को नीलाम कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जमींदार जो है वो बहुत ज्यादा उसमें आने लगे, क्या बोलते हैं, डाउन में आने लगे। जो पावर उनके पास थी वो सारी की सारी पावर छीन ली गई। अब वो लोग क्या करेंगे गांव में रह करके, तो इस वजह से वो गांव से निकल करके और टाउन और सिटीज की तरफ जाने लगे, ठीक है। अब गांव खाली हो गया, तो गांव को इस टाइम में रिप्लेस कौन करेगा, उस खाली जगह को, उस खाली पोस्ट को कौन भरेगा, अब ये जोतेदार भरेंगे, है ना। तो जोतेदार वर एग्रीकल्चरलिस्ट टेंटेंट्स, जोतेदार कौन थे, ये भी तो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी कि जो रिच पीजन्स होते थे इन्हीं को ही जोतेदार कहा जाता था। कौन होते थे, रिच पीजन्स होते थे। कौन होते थे बच्चे, ये रिच पीजन्स होते थे, इन्हीं को ही जोतेदार कहा जाता था। तो primarily consisted of the lower ranking official of the farmer servant and the जमींदार, जोतेदार gained the control, तो वो सारी पावर जो जमींदार की थी अब इनके पास आ जाती है। तो ये ब्रिटिशर्स के प्रति भी लॉयल थे कि ब्रिटिशर्स ने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको दी उनको भी बखूबी निभा रहे थे। इनको ये नहीं था कि फार्मर के पास में प्रोडक्शन हुआ है, उसके खेतों में नहीं आया है, नहीं अनाज हुआ है, कोई मतलब नहीं, हमें तो जैसे भी करके तुम कैसे भी करो हमें तो रेवेन्यू चाहिए, है ना। और रेवेन्यू कलेक्ट करके ये ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। इस तरीके से लोग बुरी तरह से परेशान होने लगे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल बन गई थी, है ना। और लोग गांव छोड़ छोड़ के फिर वो भागने लगे थे, ठीक है। इस तरीके से फर्दर द डिमिनिशिंग एंड द इन्फ्लुएंस एंड द स्टेटस ऑफ द जमींदार क्लास, और इस तरीके से जमींदार की पावर तो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और जोतेदार की पावर जो है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होती चली गई, जिसकी वजह से जमींदारी क्लास जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई, राइट। अब फिर इसके बाद में
जमींदार को बीच में से हटा दिया जाएगा और फिर बाद में फार्मर्स का सीधा कनेक्शन हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। खैर, ये दूसरी आपकी पॉलिसीज होंगी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी होगी, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट के बाद वो रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया जाएगा। रैयत किसको कहते हैं? फार्मर को, जिसमें फार्मर का सीधा जो कनेक्शन होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा। फिर रैयतवाड़ी सिस्टम के साथ में आपका माहलवाड़ी सिस्टम लगा दिया जाएगा। वो खैर इसमें नहीं लिखना है, वो सिर्फ मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, रिबेल्स एंड राज वाले चैप्टर में, है ना। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन नॉट ओनली शेड द लाइट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द time but also shows that the struggle for freedom in India, the transcended religion, कमेंट करना है आपको। तो ये जो है इंडियन कल्चर पोर्टल से लिया गया सोर्स है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के पैराग्राफ से, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इट इज नॉट ओनली शेड द लाइट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम। तो ना सिर्फ ये उस टाइम की पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में बताती है, बट ऑल्सो शोज दैट द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन इंडिया। तो ये भी दिखाती है कि किस तरह से इंडिया अब अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो बस उसी पर आपको अपना कॉमेंट देना है। सो कॉल फॉर द यूनिटी। तो ये जो प्रोक्लेमेशन थी, एक तरीके से ये यूनिटी को कॉल करने के लिए थी, यानी कि यूनिटी को जो है वो बरकरार रखने के लिए, या लोगों को यूनाइट करने के लिए इसकी उद्घोषणा की गई थी। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन कब की गई थी, फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन कॉल्ड अपॉन द पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन बैकग्राउंड टू यूनाइट देयर फाइट फॉर फ्रीडम। तो इससे ये पता चल गया था, जो 25 अगस्त 1857 को ये जो हुई थी, उद्घोषणा हुई थी, इसमें बता दिया गया था कि लोग अब अपने फ्रीडम के लिए लड़ने लगे हैं, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट करने लगे हैं, दैट द स्ट्रगल वेंट बियॉन्ड द रिलीजियस डिवीजन। सेक्युलर अपील, ठीक है। सेक्युलर अपील का मतलब होता है कि, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को पूरी तरीके से इम्पोज ना करना। तो इंडिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, है ना। तो सभी धर्मों के लोगों को यूनाइट करके और अगेंस्ट किसके करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशन इटसेल्फ, तो जो ये प्रोक्लेमेशन की गई, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? उद्घोषणा, ठीक है। क्या होता है? उद्घोषणा। और ये यूनिटी के लिए ही ये उद्घोषणा की गई थी कि हमें मिल करके और ब्रिटिशर्स का मुकाबला करना है। Proclamation itself did not focus only on the religion motives. Instead, it advocated for the restoration of the Mughal ruler. ठीक है, कि हम जो है वो मुगल रूल को फिर से रिस्टोर करेंगे, तो इसके लिए हमें एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। दिस सेक्युलर अपील शोकेस दैट द इंक्लूसिव नेचर ऑफ द रिबेलियन। तो ये दो अगर मिलकर काम करेंगे तो इससे हमें रिबेलियन के नेचर का पता चलता है कि अगर वो यूनिटी में काम करेंगे तो यूनिटी ही उनका एक नेचर बन जाएगी। शेयर द एस्पिरेशंस। तो द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रिफ्लेक्टेड द शेयर द एस्पिरेशंस फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द डाइवर्स रिलीजन कम्युनिटी इन इंडिया। तो डाइवर्स कम्युनिटी का मतलब होता है, फार्मर की कम्युनिटी अलग होती है, डॉक्टर्स की अलग है, टीचर्स की अलग है, स्टूडेंट की अलग है, मतलब ये जो अलग अलग तरह के कम्युनिटीज बनी हुई है, अगर ये मिलकर काम करेंगी, अपने अपने तरीके से अपने अपने फील्ड को लेकर काम करेंगी, तो बहुत जल्दी हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द ब्रिटिश ऑपरेशन, और ब्रिटिशर्स का यहाँ से खात्मा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम थर्ड सेक्शन पर आ गए हैं, सी सेक्शन पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम करेंगे अब आगे की बात, स्टडिंग हाउ फैमिलीज वर connected in the early, ठीक है। Studying how families were connected in early society is essential for the understanding how they live together, who was related to whom, and how they recognize their daily life justify the statement. आपको क्या करना है? Studying how the families were connected early society, जैसे हम बात करते हैं कि इसकी महाभारत के टाइम की बात करते हैं कि फैमिली एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होती थी, और यही जो कनेक्शन है फैमिली का, ठीक है, नेटवर्क है फैमिली का, यही क्या कहलाएगा? किनशिप कहलाएगा। तो इसी के बारे में आपको सारा लिखना है। हु वाज रिलेटेड टू हुम, कौन किससे संबंधित था, एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज, किस तरह से वो फैमिली को ऑर्गेनाइज किया करते थे, देयर डेली लाइफ उनकी कैसी होती थी, बस यही सारा कुछ लिखना है अर्ली उसमें आपकी सोसाइटी में।
तो फैमिलीज रिलेशनशिप ऑफर द इनसाइट द ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रक्चर इन द अर्ली सोसाइटी बाय स्टडिंग हाउ द फैमिली, तो ये सारी चीजें हमें बतानी। फर्स्ट हम इसमें करेंगे इट ऑल्सो प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, तो ये हमें फैमिली की वैल्यू को बताती है कि देखो ये जो किनशिप होता है, मैंने अभी बताया ना ग्रुप ऑफ द फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ द फैमिली, ठीक है, ग्रुप ऑफ द फैमिली, तो ये क्या कहलाती है, ये किनशिप कहलाती है, ठीक है। जैसे मेंबर्स जो होते हैं वो बना मिलकर के फैमिली बनाते हैं और फैमिली मिलकर के क्या बनाती है, वो किनशिप बनाती है। प्रिविलेंट इन द अर्ली सोसाइटी बाय एग्जामाइनिंग पैटर्न मैरिज, तो यही इस ग्रुप ऑफ द फैमिली में ही क्या होगा, मैरिजेस वगैरह चले जाएंगी, ठीक है। वो उसका बेटा है, उसकी उसकी मासी का, उसके मामा का, उसके ताऊ का, उसके चाचा के बेटे का बेटा, ये सब है ना। तो यही चीजें क्या कहलाती हैं, मतलब ये मैरिज सिस्टम यहीं से ही इमर्ज होकर के चलता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे फैमिली रिलेशनशिप ऑफर द ग्लिम्स इनटू द एवरीडे लाइफ द ऑर्डिनरी पीपल इन द अर्ली सोसाइटी, तो इससे हमें फैमिली में किस तरह की लोग जो हैं वो डेली लाइफ को लीड करते हैं, कि दे शेड द लाइट द फैमिली डायनामिक्स, हाउस होल्ड ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से मम्मी का काम क्या होता है, घर की देखभाल करना, घर के काम वाम करना, पापा का काम होता है बाहर जाकर अर्न करना, एंड द डिवीजन ऑफ लेबर्स विद द फैमिली, ठीक है। और घर में जो लेबर वगैरह काम करते हैं, मान लो मेड वगैरह हो गई, तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों की जो डेली लाइफ थी वो किस तरह से थी, है ना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये फैमिली जो है ये भी हमें इस तरह की अंडरस्टैंडिंग देती है कि देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल रोल्स एंड द चैलेंजेस दे फेस्ड इन देयर डेली लाइफ, तो ऐसा नहीं था कि वो उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं थे, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती थी, सोशल रोल्स भी होते थे, चैलेंजेस भी होते थे कि किस तरह से वो हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं, किस तरह से अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसको अर्न करने के लिए, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उसको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है ना। तो जिसके पास पैसा है ठीक है वो अच्छे से लीड कर रहा है, जिसके पास नहीं है तो ये जो है लोगों की डेली लाइफ से भी रिलेट करता है, बस उसी के ही पॉइंट बनाकर आपको इस तरीके से लिख देने हैं। नेक्स्ट होता है हाउ डिड द डिफर, तो इसके और में करेंगे तो या तो और वाला वो कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए। तो हाउ डिड द डिफरेंसेस रिसोर्सेज एक्सेस अफेक्ट द सोशल स्टेटस एंड द रोल ऑफ द मैन एंड वुमेन इन द अर्ली सोसाइटी, ये तो बहुत इजी है। मैन और वुमेन का रोल आपको बताना है कि किस तरह का रोल होता था। जैसे एक तो मैंने अभी बताया कि मैन का काम होता था बाहर अर्न करना, आउटसाइडर काम होता था, और इनर जो काम होता था वो किसका होता था, वुमेन का। तो मैरिज, तो इसमें बाय स्टडिंग द फैमिलीज रिलेशन, तो फैमिली रिलेशनशिप के को पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए वी कैन, हम इस तरह की सोच हम बना सकते हैं कि किस तरह से फैमिली में रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड द बिलीव्स एंड रिलेटेड टू द बर्थ, मैरिज एंड द डेथ, तो ये सारी फैमिली में चलती रहती है एक्टिविटीज। इट हेल्प अंडरस्टैंड द कल्चर फैब्रिक इन द, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फैमिली इस तरह के परफॉर्म करती है। मान लो हिंदू फैमिली हमारी, अगर हमारे पड़ोस में कोई मुस्लिम फैमिली रहती है, कोई क्रिश्चियन फैमिली रहती है, तो वो अपनी अपनी तरीके से अपने कल्चर को फॉलो करेगी। तो ये फैमिली ही तो बताती है ना कि उनका कल्चर क्या है ना, उनकी एक्टिविटीज बताती है उनका कल्चर कैसा है, उनका रिलीजन कैसा है। तो इट अलाउ द ट्रेस ऑफ द इवैल्यूएशन सोसाइटी ओवर द टाइम बाय द एनालाइजिंग चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर्स, किनशिप सिस्टम। किनशिप सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरह से फैमिली का जो ग्रुप होता है कि वो उसका रिलेशन है, उसके उसके साथ रिलेशन है, वो उसका चाचा का, मामा का, ताऊ का, बेटा का, इधर का उधर का उधर का, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, सोशल डायनामिक्स कहलाती हैं इन द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कल्चर प्रैक्टिसेस। और उसी के बेस पर सोशल डायमिनीज वो होती हैं, सोशल एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिस्टम चलाया जाता है, और कल्चर प्रैक्टिसेस होती है ना। तो जैसे कल्चर प्रैक्टिसेस में अब मैरिज में क्या क्या चीजें होती हैं, गोत्र को मैच किया जाता है, गोत्र मिलाए जाते हैं शादी के दौरान, है ना। लड़का लड़की अगर एक ही गोत्र के हो गए तो वो शादी नहीं कर पाएंगे, अगर अलग अलग हैं तो वो शादी कर पाएंगे। मैरिजेस के रूल्स को ले सकते हो, तो वो सारी बातें इसमें लिखनी है, ठीक है। स्टडिंग द फैमिली रिलेशनशिप प्रोवाइड इनसाइट द, इससे हमें ये भी पता चलता है कि डेमोग्राफिक द पैटर्न सच एज द बर्थ रेट, तो बर्थ रेट, ठीक है, अगर एक फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, भगवान ना करे उसको कुछ ऐसी उसके बीमारी हो जाती है जिसकी उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे हमें पता चलता है कि इस फैमिली में इस बच्चे की डेथ हो गई है, तो उससे बर्थ रेट भी पता चलती है, किस फैमिली में किसकी डेथ हुई, इससे ये भी पता चलता है, डेथ रेट भी पता चलती है, फैमिली का साइज भी, फैमिली का साइज मतलब घर में कितने लोग रहते हैं,
तो ये भी पता चलता है, ठीक है। कितने मेंबर, ज्वाइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है, सिंगल फैमिली है तो कितने हैं, ज्वाइंट फैमिली है तो कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बना बना कर लिख देना, याद ज़्यादा नहीं है। बाय एनालाइजिंग द किनशिप एज स्ट्रक्चर, तो कौन किसकी एज कितनी है, कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। तो वो एक जो कहते हैं ना कि जो जनगणना होती है ना, तो इस तरीके की ये जो डाटा होता है यहाँ पर सेंसस डाटा जो होता है इस तरीके का, यहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। बस यही सब बना बना के लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस एंड द पंचायत सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा एंड हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एट दैट टाइम। आपको एक्सप्लेन करना है किसको, पंचायत सिस्टम को। बहुत ही ईजी है। पंचायत सिस्टम में ये क्या होती है, लोकल गवर्नेंस होती है ना, ये लोकल गवर्नेंस होती है। तो सरकार का सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी गवर्नमेंट की, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, तो वो क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नेंस, पंचायत क्या करती है, पंचायत बच्चे गांव में होती है जो झगड़ों का निपटारा करती है ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे झगड़ों के लिए उनको शहर नहीं आना पड़ता, तो वहीं पर उनके झगड़ों का निपटारा हो जाता है, ठीक है। दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन, तो एक तो हो गया सेल्फ गवर्नेंस की पंचायत क्या करती है, छोटे झगड़ों का निपटारा करती है और जो विक्टिम पार्टी होती है उस पर चार्जेस वगैरह लगाती है, तो इससे इनकी इनकम होती है। दूसरा काम क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन में मैंने बताया ना कि जिसके ऊपर वो एक पेनल्टी लगाते हैं, इससे आता है। और दूसरा जो फेयर वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पर जो शॉपकीपर अपनी शॉप लगाते हैं तो उनसे भी पैसे लेती है इस तरह से। और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको पैसा मिलता है। तो ये टैक्स कलेक्शन का भी, रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करती है। किस फार्मर के पास कितनी लैंड है तो वो उस हिसाब से उसको टैक्स देगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड द मेडिटेशन, तो पंचायत एक्टेड द मेडिटेटर्स एंड द एट्रीब्यूटर्स इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। अगर जमीन को लेकर के किसी में झगड़ा होता है तो उनको सुलझाने का काम करती है, ठीक है। बहुत ही पीसफुल तरीके से उनको दोनों को सुलझा देती है झगड़ों को। द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग, जब पंचायत का चुनाव होता है, एक सरपंच होता है, उसके 5 पंच होते हैं ना, तो गांव के लोग ही उनको वोट करते हैं। तो इसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। आउटलाइन द 4 पॉलिसीज ऑफ द मुगल एम्पायर दैट कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। आपको मुगल टाइम में एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए मुगल की तरफ से, मुगल एम्पायर की तरफ से किस तरह से उसको स्टेप आउट किया गया। तो मार्केट प्लेस एंड द ट्रेड। अब देखो, ग्रेन अगर है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है खेतों में, तो उसके लिए मार्केट भी तो चाहिए ना, मार्केट प्लेस होगा और साथ साथ में वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी वहां पर करेंगे। तो एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस रखा जाएगा जहां पर एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो सेल परचेज किए जाएंगे। नेक्स्ट होता है जमींदारी सिस्टम किया जाएगा। तो जमींदारी सिस्टम में मुगल इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है कि किसने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तो वो आ जाएगा मुगल रूल्स। राइट उसके बाद सिस्टम, देयर वाज अ जमींदार लैंडलॉर्ड्स वर ग्रांटेड रेवेन्यू इन साइट ओवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड। तो इससे पता चलता है कि किस फार्मर के पास में कितनी लैंड थी, उस हिसाब से वो टैक्स दिया करता था। फिर हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग द न्यू क्रॉप्स। नई नई क्रॉप्स भी आई, ठीक है ना, वो सिर्फ इंडिया की थी बल्कि वो बाहर से आती, जैसे स्पेन से आ गई, ठीक है। स्पेन से कौन कौन सी यहाँ पर क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे मान लो ये टोबैको जो है वो इंडिया की नहीं है, तो इसको सबसे पहले अकबर के टाइम में 16th सेंचुरी में देखा गया था, ठीक है। तो द मुगल इंट्रोड्यूस्ड several new crops in India including the fruit, vegetable and the cash crop like tobaccos and the maize. These addition, तो आपको न्यू न्यू क्रॉप्स के बारे में बताना है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है कि नई नई कैनाल्स वगैरह बनवाए, वेल्स कुएं खुदवाए, ठीक है, टैंक्स वगैरह बनाए, जिससे कि लोग अपने खेतों में जो है वो सिंचाई कर सकें, इरिगेट कर सकें। नेक्स्ट पर बात आती है व्हाट वर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सर्कमस्टांसेस। तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1942 में, ठीक है। सो द क्विट ड्यूरिंग द मिडेस्ट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, ये 1939 से लेकर के और 45 तक चला था, ठीक है। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो 1942 में चला था, ठीक है। तो
इसी दौरान में गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। इसमें मास पार्टिसिपेशन देखी गई थी, मतलब लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसी मूवमेंट में ही गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो वो सारी चीजें लिख देनी है। रिप्रेसिव द मेजर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, किस तरह से ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया कि अब उनका टाइम आ गया है यहाँ से भागने का, है ना, बैक टू पवेलियन होने का। तो अब बारी आ गई है कि वो अपनी पावर को इंडिया को हैंड ओवर कर दें और इस तरीके से इंडिया को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो वो सारा आप बता दोगे। मास प्रोटेस्ट द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का मतलब होता है डिसओबीडिएंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जिसमें कि आपका सॉल्ट मार्च भी थोड़ा सा पार्ट लिख सकते हो इसको। तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में इट विटनेस द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोटेस्ट। तो इसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखी गई थी, स्ट्राइक्स देखी गई थी, लोगों ने जो है बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे। राइट, नेक्स्ट आता है ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस में क्या कर दोगे कि इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस में पीपल पार्टिसिपेटली द पीजेंट एंड द वर्कर्स, तो सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। ब्रॉड जियोग्राफिक कवरेज, बड़े लेवल पर इसको स्प्रेड किया गया था। शिफ्ट इन द पब्लिक सेटलमेंट, तो हर पब्लिक जो है अपने अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से, अपनी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से इसे पार्टिसिपेट कर रही थी। ये सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, और वाला वो बता दिया है। तो ये सॉल्ट मार्च के बारे में बताना है। ठीक है, सॉल्ट मार्च एक बहुत ही बड़ा उठाया गया कदम था गांधी जी की तरफ से और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें कि फर्स्ट टाइम फीमेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसकी सिग्निफिकेंस इसको लेकर भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपके क्या आ जाएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरीके से रीड आउट करना है और ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से देखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही कर लेंगे। राइट, तो ये बच्चे ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस को क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, तो पैराग्राफ को देखकर आपको क्या करना है, उसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ क्वेश्चंस के बाद में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है और मैप आपको 2 तरीके से दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा इस तरीके से कि आपको जो है बताना है ये डॉटेड में कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, जैसे इसमें पूछा गया है ना। और इस तरीके से ए और बी मार्क करके पूछा जाएगा कि बी ए क्या है, तो ये जो डॉट करके ए मार्क दिया है तो ये क्या है, मसूलीपट्टनम। और इसी तरीके से बी ये डॉट लगाई गई है तो इसको मार्क करके दिया होगा, ये क्या है, सूरत है। तो बस आपको मैप को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और कर देना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको ये जो सेशन है, वीडियो है, वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।